हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर नंबर 4 है, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसका टॉपिक जो है लिबरलाइजेशन, वो स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि एनईपी के 3 एलिमेंट हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस वीडियो में हम लिबरलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि आज़ादी है, पर रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी जाएंगी, रुकावटें दूर कर दी जाएंगी प्रोड्यूसिंग यूनिट के डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म कर दिया जाएगा या बहुत नामात्र कर दिया जाएगा। The few liberalization measures were introduced in 1980s। तो हालांकि वो कह रहे हैं कि लिबरलाइजेशन के कुछ मेजर्स 1980 में अपनाए गए थे इन द एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, फिजिकल पॉलिसी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। पॉलिसीज इनिशिएटेड इन 1991 वर मोर कम्प्रीहेंसिव। तो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है, या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की है, लाइसेंसिंग की है, फिजिकल पॉलिसी है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए 1980s में भी कुछ मेजर्स लाए गए थे, लेकिन 1991 में पूरे तरह इसको एक्सटेंसिवली और कंप्रीहेंसिवली, विस्तार पूर्वक इसको पूरी तरीके से अपनाया गया था, रिफॉर्म्स को लाया गया था लिबरलाइजेशन के। सो फॉलोइंग आर सम नोटेबल ऑब्जर्वेशन। उसमें नोटेबल ऑब्जर्वेशन ये रही थी कि प्रायर टू 1991 गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड सेवरल टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स ऑन प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर, या यूँ कह लीजिए कि प्राइवेट बिजनेस हाउसेज के ऊपर बहुत सारे चेक्स या कंट्रोल्स लगाए हुए थे। दीज इंक्लूडेड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम। इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना पड़ता था उनको, कोई भी काम शुरू करने से पहले। प्राइस कंट्रोल था, वो एक पर्टिकुलर प्राइस से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते थे। और फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन गुड्स, इंपोर्ट लाइसेंस, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बिग बिजनेस हाउसेज एटसेट्रा, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस उन पे थी। It was experienced by the government that several shortcomings had emerged in the economy on account of these controls। और इन कंट्रोल्स की वजह से ही हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी कमियां आई हुई थी। These controls had given rise to corruption, undue delays and inefficiency, जिसकी वजह से करप्शन, अनड्यू डिले और इनएफिशिएंसी हो गई थी सिस्टम में। ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज फॉलन शार्पली एंड हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम केम इनटू बीइंग। और हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम फिर लाया गया। ठीक है जी, तो आगे हम डिस्कस करते हैं इसका पॉइंट। इन व्यू ऑफ दीज फैक्ट्स लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी वाज कंसिडर्ड एज की कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ग्रेटर रिलायंस was to be placed on market forces of supply and demand rather than checks and control। ठीक है जी, तो वो कह रहे हैं कि लिबरलाइजेशन में जो की कंपोनेंट लाए गए थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, उस पर ग्रेटर रिलायंस, ज़्यादा भरोसा किस पे दिखाया गया? मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड रादर देन चेक्स एंड कंट्रोल। कि सरकार उस पर कोई चेक या कंट्रोल नहीं करेगी किसी भी तरीके से इकोनॉमी में। So examples of developing countries that have achieved rapid growth due to liberalization were considered as worthy for growth। और उनकी एग्जाम्पल को भी नोट किया गया जिन्होंने इस तरीके से लिबरलाइजेशन लगा के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को हासिल किया था कुछ डेवलपिंग कंट्रीज ने। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन कौन से हुए? एक हुआ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, तीसरा टैक्स रिफॉर्म, चौथा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और पांचवा ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो पहला हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के कौन से रिफॉर्म हुए। लिबरलाइजेशन वर्चुअली एम्प्लॉयड डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। डी रेगुलेट कर दिया गया, पूरी तरह नियंत्रण हटा दिया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऑफ द इकोनॉमी। फॉलोइंग आर द हाईलाइट्स। पहला क्या हाईलाइट था? इन जुलाई 1991 A new industrial policy was announced। नई इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की गई। इट abolished the requirement of the licensing except for following 5 कैटेगरीज। सिर्फ 5 कैटेगरीज को छोड़ के अब किसी भी तरीके की लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं थी। और वो 5 एरियाज कौन से थे? लीकर, सिगरेट, शराब, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स एंड डेंजरस केमिकल्स। इनको छोड़ के बाकी सब बिजनेस हाउसेज अपना काम शुरू कर सकते थे। सिर्फ इन 5 के लिए ही लाइसेंस की आवश्यकता थी।
ठीक है जी। और उसके बाद सेकंड पॉइंट था हमारा इसका, कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वर रिड्यूस फ्रॉम 17 to 8, और 2011 में नंबर ऑफ दीज इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज वर रिड्यूस टू 3। अब सिर्फ एटॉमिक, रेलवेज एंड डिफेंस, यही 3 चीज़ें किसके पास रह गई हैं, पब्लिक सेक्टर के पास। बाकी सारा कुछ प्राइवेट में बांट दिया और उनकी शेयर वहाँ पे बढ़ गया। सिर्फ ये 3 चीज़ें, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे और डिफेंस इक्विपमेंट ही पब्लिक सेक्टर के पास एक्सक्लूसिवली है। बाकी हर इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का हिस्सेदारी बढ़ गई है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स का, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया का मतलब अब कहीं भी आप प्रोडक्शन कर सकते हो। मैनी प्रोडक्शन एरियाज विच वर अर्लियर वर रिजर्व फॉर एसआई, जो कि सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व थे, उसको डिजर्व कर दिया गया। फोर्सेज ऑफ मार्केट वर अलाउड टू डिटरमिन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फोर्सेज ऑफ जो मार्केट फोर्सेज है वही अलाउ करेंगे कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा। अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज लिंक्ड विद लाइसेंसिंग। पहले इंडस्ट्रियल जो लाइसेंसिंग थी, प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, वो लिंक किससे थी, लाइसेंसिंग से। Now freedom from licensing implied freedom from capacity constraints. What to produce and how much to produce was now a matter of producer choice. अब क्या बनाना है, कितना बनाना है और क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ये कौन डिसीजन लेगा। अब सीधा ये और सिर्फ प्रोड्यूसर ये डिसीजन लेंगे, वो भी मार्केट कंडीशंस को देखते हुए। उसके बाद फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। लिबरलाइजेशन आल्सो इम्प्लाइड फ्रीडम फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स विद अ व्यू टू अपग्रेड देयर टेक्नोलॉजी। अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए वो कैपिटल गुड्स को इंडस्ट्रीज बाहर से इंपोर्ट कर सकते थे। परमिशन वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, अब परमिशन की जरूरत नहीं थी फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एंटर इनटू इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर द इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के लिए इंपोर्ट के लिए उनकी आवश्यकता अब नहीं थी परमिशन की। तो इसके बाद दूसरा रिफॉर्म, ये अभी मैंने आपको जो रिफॉर्म कराया है वो हमने किया है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। अब जो हम करेंगे वो करेंगे लिबरलाइजेशन के अंडर आने वाला दूसरा रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर के क्या रिफॉर्म आए। तो फाइनेंशियल सेक्टर के जो रिफॉर्म आए, फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स, ठीक है जी, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, और ये सारा कुछ फाइनेंशियल सेक्टर में आता है। सो इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। इसको कौन रेगुलेट और कंट्रोल करता है, आरबीआई। और लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ, इसमें सब्सटेंशियल शिफ्ट आया रोल ऑफ आरबीआई। अब एक रेगुलेटर की बजाय वो एक सिर्फ फैसिलिटेटर हो गया। पहले वो उसको चलाता था, अब वो उनकी मदद करता है। चलाओ, वो कह रहा है कि तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आप ही चलाओ। एज ए रेगुलेटर आरबीआई वुड इटसेल्फ फिक्स इंटरेस्ट रेट, पहले वो इंटरेस्ट रेट खुद फिक्स करता था फॉर द कमर्शियल बैंक्स, बट एज ए फैसिलिटेटर आरबीआई वुड ओनली फैसिलिटेट द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज एंड लीव इट टू द कमर्शियल बैंक्स। सिर्फ मार्केट फोर्सेज को वो नजर रखेगा और ये कमर्शियल बैंक्स पे छोड़ देगा कि वो कितना इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर रखना चाहते हैं। नाउ कंपटीशन रूल्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब कंपटीशन रूल करता है, निर्णय लेता है फाइनल डिसीजन मेकिंग में। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज हैड लेड टू द इमर्जेंस ऑफ प्राइवेट बैंकर्स। फ्री प्ले ऑफ जो मार्केट फोर्सेज अब जब आ गई हैं तो प्राइवेट बैंकर्स का भी इमर्जेंस हुआ है, वो भी मार्केट में आ गए हैं, वो भी इकोनॉमी में आ गए हैं, बोथ डोमेस्टिक एज इंटरनेशनल लेवल पे। इन द इंडियन इकोनॉमी बैंकिंग इंडस्ट्री लिबरलाइजेशन हैज आल्सो अलाउड एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। अब इंडियन मार्केट्स में, फाइनेंशियल मार्केट्स में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद ये था हमारा फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म। अब हम बात करेंगे टैक्स रिफॉर्म्स की। सो स्टूडेंट्स, टैक्स रिफॉर्म्स क्या हैं? टैक्स रिफॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ब्रॉडली टैक्सेस आर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्स रिफॉर्म थे वो एक फिजिकल पॉलिसी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बनती है। और टैक्सेस दो तरीके से होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू अदर, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? दैट बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड टू अदर, जिसका बर्डन आप दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, सो प्रायर टू लिबरलाइजेशन tax structure was quite complex and tax rates were quite high. High
टैक्स रेट्स इंड्यूस्ड टैक्स इवेजन, हाई टैक्स रेट होने की वजह से लोग उसको अवॉइड करते थे, इवेट करते थे, उसको उड़ा देते थे कि हमें ये, ताकि उनको टैक्स ना पे करना पड़े, कॉजिंग लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, जिससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू में लॉस होता था। आफ्टर लिबरलाइजेशन इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स हैव ग्रेजुअली बीन रिड्यूस्ड, और वो रिड्यूस हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर हैज आल्सो बीन रिफॉर्म टू इस्टेब्लिश अ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर से मार्केट में रिफॉर्म आया और एक कॉमन नेशनल मार्केट बन गई है गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसका फोर्थ पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। सो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स क्या कह रहा है? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स है the foreign exchange reforms were to resolve balance of payment crisis in the country. So balance of payment क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर हम सिंपल टर्म्स में करें तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है जी, सो बैलेंस फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू रिफॉर्म्स वर टू रिजॉल्व बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन द इकोनॉमी। मतलब हमारा इंपोर्ट कम रहना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, सिंपल इज दिस। डीवैल्यूएशन वाज द फर्स्ट स्टेप इन imitated in this regard in 1991, और डीवैल्यूएशन का स्टेप लिया गया 1991 में, स्टार्ट किया गया इस प्रोसेस को कि डीवैल्यूड करके अपनी करेंसी का रेट हम कम कर देंगे। इंडियन करेंसी वाज डिवैल्यूड इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसीज, इट एम्प्लाइड फॉल इन द वैल्यू ऑफ रूपी। हमारी वैल्यू रूपी की वैल्यू कम कर दी इन रिलेशन टू यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड। फॉलोड बाय डीवैल्यूएशन इन 1991 इंडिया ऑप्टेड फॉर फ्लोट एक्सचेंज रेट। फ्लोट एक्सचेंज का मतलब कि मार्केट रेट आप डिसाइड करेगा कि हमारे इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से यूएस डॉलर या इंडियन करेंसी का क्या रेट होगा इन द इंटरनेशनल मार्केट। एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द इंडियन रूपी इन इंटरनेशनल मनी मार्केट वाज लेफ्ट टू द फ्री फोर्सेज ऑफ अ फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज। और एक्सचेंज रेट भी, इंडियन रूपी का एक्सचेंज रेट भी इंटरनेशनल मनी मार्केट में फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज पे छोड़ दिया गया। ठीक है जी, Thus, exchange rate of Indian rupee in the international market now determined by the forces of demand and supply. अब डिमांड एंड सप्लाई ही डिसाइड करती हैं कि हमारी करेंसी का रेट क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद जो लिबरलाइजेशन का लास्ट पॉइंट है वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या कहते हैं? पॉलिसी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अंडरवेंट अ सब्सटेंशियल चेंज इन द wake of liberalization. These reforms in this area focused on, पहला किस पे फोकस था उनका? Increasing international competitiveness of the domestic industry, कि हमारी international competitiveness बढ़े। उसके बाद inducing foreign investment in the domestic economy। तीसरा, bringing efficient foreign technology into the economy। और the aim of these reforms were also to promote एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्री एंड प्रमोट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हमारी लोकल इंडस्ट्री की एफिशिएंसी बढ़े, ठीक है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी प्रमोट हो। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स वर कैरिड आउट इन द फॉर्म ऑफ डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। वो कैसे किया गया ये सारा कुछ? डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब कि जितना मर्जी अब हम इंपोर्ट कर सकते हैं, जितना मर्जी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उस पर अब कोई भी रिस्ट्रिक्शन क्वांटिटी की नहीं है। सो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब जितना मर्जी किलो में, रुपीज़ पे हम मंगवा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स वर रिमूव्ड। और उसके बाद रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स, टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस वर कंसिडरेबली मॉडरेटेड, रादर विड्रॉन फ्रॉम मैनी आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। और काफ़ी आइटम्स पे वो ख़त्म भी कर दिया गया टैरिफ रेट, मतलब जो टैक्स रेट थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। और उसके बाद है रिमूवल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग। द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज एबॉलिश्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ हाजर्डियस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज। ठीक है जी, तो रिमूव कर दिया गया इंपोर्ट लाइसेंस, किस पे? एबॉलिश कर दिया, एक्सेप्ट कुछ जो खतरनाक और इन्वायरमेंट को सेंसिटिव इंडस्ट्रीज हैं उसको छोड़ के बाकी कहीं भी आपको इंपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है।
quantitative restrictions on import of manufactured consumer goods and agriculture goods were also fully removed from अप्रैल 2000 से पूरी तरह ही इसको खत्म कर दिया गया. So removal of export duties. Export duties were removed to increase the competitive position of the Indian goods in the international market. और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को कम करने से क्या हुआ, हमारा सामान इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव पोजीशन में आ गया. अब हम दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ, दूसरी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स के साथ compete करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि हमारा सामान भी अब सस्ता होने लगा है. ठीक है जी. तो इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये लिबरलाइजेशन वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन जब आप इसके नोट्स बनाओ या रिवीजन कराओ तो एक जो आपकी मेन बुक है आपके पास, उसको सामने ज़रूर रख के टॉपिक्स को यहाँ से अंडरस्टैंड करते जाइए. ठीक है जी. ओके, इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ. अगला प्राइवेटाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके जी, डन.